नमस्कार मित्रों, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की नई लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स की लोकार्पण उत्सव की मंच पर उपस्थित जयपुर की आदरणीय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, स्थानीय विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप MEMG के चेयरमैन डॉक्टर रंजन भाई जी, इस ग्रुप के एक प्रमुख स्तंभ सलाहकार श्री अभय जैन जी, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आदरणीय प्राध्यापक NN शर्मा जी, प्रो प्रेसिडेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर करुणाकर कोडगर जी, विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय शिक्षक, प्रिय विद्यार्थी और मीडिया के साथीगण। मित्रों, मैं आज सुबह जब इस कैंपस में आया, मैं देश की छात्र युवा राजनीति से काम करते हुए आया, स्टूडेंट्स मूवमेंट की अंदर से आया। इसलिए मेरे सामाजिक जीवन 40 साल हुए। 40 साल में ज्यादातर भारत की, और इन दिनों में मैं भारत सरकार में मंत्री के रूप में काम करने के कारण दुनिया की अन्य यूनिवर्सिटियों को देखने का मेरे को अवसर मिला है। मैं जब आज सुबह जयपुर से निकला और इस यूनिवर्सिटी परिसर में आया, मैं अभय जैन जी के मोह पे यहाँ आ गया। उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे को बेंगलुरु में एक अवसर से हम लोग मिले, सामाजिक कार्यक्रम के अवसर से। उन्होंने मेरे को तब एक कमिटमेंट दिया, हमारी मणिपाल यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल की अनावरण करने में, उद्घाटन करने में आप आ सकते हो क्या? मैंने बहुत बिना सोचे हाँ भी कर दिया। मेरा ये दिक्कत है, मैं बहुत समय बिना सोचे हाँ भी कर देता हूँ। कभी कभी अफसोस भी होता है, अरे कहाँ फंस गए। आपको नहीं हुआ ना? मेरे को कहते जब मैंने सुबह आना शुरू किया, मेरे को लगा कि मेरे को लगता है मैं फंसने वाला हूँ, लेकिन मैं आपके साथ कुछ समय बिता के मैं खुद को तो आत्मविश्वास से भरता हूँ। मैं संपूर्ण देश की ओर से मणिपाल ग्रुप को और सभी स्टेक होल्डर्स, विशेषकर विद्यार्थी, प्राध्यापक और समाज जीवन के सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सौभाग्यशाली हम लोग सामूहिक प्रयास से बहुत धीमी 2011 से 2025 ये 13-14 साल की आयु की ये बालक है। उस बीच में 3 साल कोरोना की भी इम्पैक्ट आया। सही मायने में 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम एक उभरते हुए सितारे की तरफ आज भारत की बौद्धिक वाङ्मय में खुद को स्थापित कर पाए हैं। NIRF हो, NAAC हो या टाइम्स रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग हो, आपने पिछले दिनों में आपकी इंटेलेक्चुअलिज्म को, आपकी एक कैंपस कल्चर को, एक संपूर्ण इकोसिस्टम को आपने बड़े सूक्ष्मता के साथ, मित्रों, मैं कई, जिसे कहा, कई विदेश की यूनिवर्सिटियों को देखा, देश की भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा फंडेड कई इंस्टीट्यूशंस को देखा हूं, लेकिन मैं निसंदेह कह सकता हूं, शायद सबसे अगर मेरे को प्रभावित करने वाला कोई पार्टिसिपेटरी एक भी जगह नहीं है, एक भी विषय नहीं है, एक भी पहल नहीं इस यूनिवर्सिटी की जिसमें कुछ विचार और कुछ सोच नहीं है। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की कैरेक्टर होनी चाहिए। मैं फिर आपको बधाई देता हूँ। तो हम लोग एक हिस्टोरिकल जंक्चर, एक इम्पोर्टेंट जंक्चर हम लोग करें। मैंने कहा थोड़ी देर पहले, हम लोग 21वीं सदी के तीसरे दशक की मध्य में है। मैं अगर कहते हैं कि समय एक समय में
वातावरण तक पहुंचता है। मैं आपको ठीक 100 साल पहले हमारे देश में, मैं राजस्थान में जब खड़ा हूँ, राजस्थान तो ऐसा एक स्थान है जहाँ भारत की सभ्यता के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की जियोग्राफिकल एकत्रीकरण के लिए अगर हमारी इस सभ्यता में देश कहना सीमित हो जाएगा, इस भारतीय सभ्यता में किसी की अगर सबसे ज्यादा बलिदान रहा है, किसी सबसे त्याग रहा है, उस प्रदेश की नाम, उस भूखंड का नाम है राजस्थान। हजारों साल की बहिरागत आक्रमण की युद्ध क्षेत्र इस पवित्र राजस्थान था। राजस्थान को पिछले हजारों साल में कई बार उजड़ना पड़ा है, कई बार एक निर्णायक लड़ाई की सैनिक बनना पड़ा है। उन दिनों में जिन लोगों ने समाज जीवन के लिए लड़ाई की है, जिन्होंने समर्पण किया, शायद उनके मन में ये एक अवसर होगा मिलता, शायद उनको एक अपॉर्चुनिटी भी था, हम क्यों फंसे, थोड़ा समझौता कर देते हैं, थोड़ा चुप रह जाते हैं, शायद हमको चैन की जिंदगी मिलने का अवसर मिलता। लेकिन मित्रों, इस सभ्यता की सुरक्षा के लिए, इस देश की अस्मिता की गौरव के लिए राजस्थान ने बलिदान दिया। ऐसे एक पवित्र भूमि जहां राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर सपूतों ने इसी भूमि से जन्म लेके उस भूमि को गौरवान्वित कर रखे हैं। मैं जब इस भूमि में एक पिछले 100 साल की और आज के समय की प्रासंगिकता को जोड़ता हूँ, मैं मूलतः समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी एक स्टेम यूनिवर्सिटी है, थोड़ा बहुत लिबरल आर्ट का भी आपने प्रोग्राम चला है, लेकिन मूलतः ये स्टेम यूनिवर्सिटी है। मित्रों, पिछले 100 सालों में, इन्हीं दिनों में, 100 साल की पहले इन्हीं दिनों में देश में मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। उन्हीं दिनों में श्री अरविंद ने पांडिचेरी में भारत आजाद हो जाएगा, माने मैं कह रहा हूं आज हम 2025 में, ठीक 22 साल के बाद देश की आजादी का हम लोग स्वतंत्रता का 100 साल बनाएंगे, शताब्दी बनाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य भी देख कर दिया है। तब तक हमें विकसित होना है। हमारी समाज जीवन, हमारी अर्थनीतिक ताकत, हमारी संपन्नता, हमारी जीवन मूल्य, हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जो विशेष मानक है, उस मामले में हम लोग सभी में अव्वल नंबर रहेंगे, अग्रणी रहेंगे। हमारे आने वाले 22 साल में लक्ष्य रहेंगे। पिछले 78 साल की जो जर्नी रही आजादी के उपरांत और उसकी पहले, इसलिए श्री अरविंद का नाम लिया। 20वीं सदी की प्रारंभिक दशकों में श्री अरविंद राजनीतिक आंदोलन से निवृत्त होकर सामाजिक आंदोलन में चले गए थे, रास्ता चुनाता शिक्षा को। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हीं दिनों में, ठीक 100 साल पहले 1921 में शांति निकेतन में एक नया प्रयोग किया। उनको शांति निकेतन में भारतीय शिक्षा प्रणाली को मौलिक स्तर से इंट्रीब्यूट करना शुरू किया। यद्यपि पूज्य बापू महात्मा गांधी जी देश के राजनीतिक आंदोलन की नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनको मालूम था देश जब आजाद हो जाएगा तब देश की शिक्षा कैसे होगी, क्योंकि शिक्षा ही हमारी संपन्नता की, आगे जाने की एक ही रास्ता है। हम जो 1000 साल की पराधीनता में रहे, उसमें से विशेष करके ब्रिटिश कालखंड में हमारी कई विषय, ऐसे पहले भी हुआ है, हमारे पास नालंदा था, हमारे पास तक्षशिला था, हमारे पास विक्रमशिला था, हमारे पास पुष्पगिरी था। हमारे भारत में एक वैज्ञानिक ज्ञान परंपरा था, भारतीय ज्ञान परंपरा था। 1835 में, ठीक उसके 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले, जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर एक राज स्थापित किया, तब उनकी एक स्ट्रैटेजी बनी, भारत को लंबे समय तक पराधीन रखना है, अर्थनीतिक गुलामी रखना है, तब भारत की शिक्षा प्रणाली को विस्मृत करना पड़ेगा, इसको बर्बाद करना पड़ेगा, इसको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, जिसमें भारत की जीवन मूल्य की अपना अवधारणा था, भारत की विषयों को दिखने का एक दृष्टिकोण था। यह शिक्षा गरीब होता था, लेकिन उसकी सम्मान सबसे ज्यादा।
इसी इलाके में जब अलेक्जेंडर भारत को आक्रमण करके लौट के गया, वो कह रहा है अपने साथियों को, अरे हम गजब की देश को आक्रमण करके आए, इस देश को हराना इतना सहज नहीं है। इस देश में शासन व्यवस्था राजा के हाथ में नहीं रहता है। राजा पाश्चात्य देशों में राजा को पराजित किए तो राज्य हो जाता है, तो इस देश को राजा को पराजित करने के बाद में हम राज्य प्राप्ति नहीं कर पाते। इस देश में राज्य को प्राप्ति करना है, उस देश की शिक्षकों को हत्या करना। इस देश चलता है अपने शिक्षकों की ताकत पे, जिसके नाम कवि चाणक्य थे। ऐसे शिक्षक जो शिक्षा से जुड़ी हुई उनकी व्यवस्था से देश की मूल चरित्र बनता था, जिसको अनेक विदेशी आक्रामकों ने तोड़ने का कोशिश किया। अंततः 1835 के बाद मैकोले ने जो प्रणाली हमारे देश में लागू किया, इसके कारण हम पीछे थे। उसके बावजूद हमारे देश की संघर्ष रहा, आजादी मिली, आजादी के उपरांत हमारी नई प्रणाली शुरू हुई। हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था लौटना चाहिए था, कुछ मात्रा में लौटा भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि लौटा ही नहीं, लौटा, लेकिन भारत की अभ्युदय के लिए, भारत के पुनरुत्थान के लिए जिस प्रकार की स्पष्टता के साथ हमें बढ़नी चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाई। एक ट्रांजिशन में रहे। आज हम इसी ट्रांजिशन के दौरान भी विश्व की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। भारत की नॉलेज पूल, टैलेंट पूल, ग्लोबल टेक इकोनॉमी की कैप्टन बने हुए हैं। भारत की मेडिकल साइंस की स्टूडेंट ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स को ठीक करने के दायित्व ले रहे हैं। भारत में भी बहुत काम करना बाकी है। भारत को आने वाले 22 साल में डेवलप कंट्री में परिवर्तित करना है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 100 साल के बाद 2020 में प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने रखा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ एक शिक्षा के संबंध में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं, भारतीय मूल्यों के आधार पर, भारत की प्रतिबद्धता के आधार पर, क्योंकि सारा केंद्र में व्यक्ति है। व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, व्यक्ति की संतोष किस लेवल पे होती है, व्यक्ति की संतोष किस विषय पे होगा, यह सभ्यता आधारित है, ये संस्कारों से आती है। भारत का अपना एक सोच है। इसलिए शिक्षा को अगर हम महत्व देंगे, भारतीय परंपराओं को अगर महत्व देंगे, जब मैं भारतीय परंपरा कहता हूं कि हम फिर एक पुराने व्यवस्था पे जाएंगे, क्या हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे, क्या हम बहुभाषा को नहीं अपनाएंगे, क्या हम फिर एक पेड़ के नीचे पढ़ाई करेंगे। आज तो मंजूर दीदी ने कहा कि मेरे को इच्छा हो रहा है मैं फिर विद्यार्थी हो जाऊँ, या इसी रूम देखे दीजिए आपको इच्छा होगा, तो आपकी पोते पोती को पढ़ाई करती है। वही समझ आ गया, यही तो हमारी संघर्ष की कहानी रहा। आज 100 साल के बाद हमें डेवलप इंडिया बनानी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके बनानी है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मैं जो आज इंस्टीट्यूशन आपके सामने देखा, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, ये डेवलप इंडिया की, विकसित भारत की एक मंदिर ही बना है। मैं आपकी 53 कोर्स पे मेरा रुचि नहीं, अच्छा होगा। प्रोफेसर शर्मा, प्रोफेसर करुणाकर जैसे योग्य व्यक्ति है, निश्चित रूप में ये एकेडमिक कॉम्पिटेंसी तो ला ही रहे होंगे, लेकिन मैं अगर भारत की पहला राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र बाबू को कोट करूंगा, उन्होंने जब 50s में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कन्वोकेशन में जाके कहते हैं कि मित्रों, युवा साथियों को आदेश करके कहते हैं, मित्रों आप यहाँ सिर्फ डिग्री लेके नहीं जाओगे, सिर्फ आप इस कैंपस की बाउंड्री के अंदर आपकी क्लासरूम से, आपकी लेक्चर हॉल से जो सीखे, ये आपकी शिक्षा नहीं है। आप यहाँ की जो समाज से शिक्षा लिए, कैंपस की बाहर आपकी जो समाज रहा है, आपकी धोबी रहा होगा, आपकी कैंटीन रहा होगा, आपकी सर्विस देने वाला कोई व्यक्ति रहा होगा, या आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ आपके कैंपस पर रहे होंगे,
वो उतना ही आपको ज्ञान दिए होंगे जितना आपको क्लासरूम में मिला है। मित्रों, आज इसकी एक पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। मैं इस कैंपस की जो बराबर देख रहा था, एक एक चीज भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ संस्कृत में 3 मंत्रों को उच्चारण करना भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है। इस इंस्टीट्यूशन की सारे फेसेट, सारे आयाम, सारे छोटे छोटे इनिशिएटिव भारतीय ज्ञान परंपरा से भरा हुआ है। कहीं उदय जोधपुर मिलता है, कहीं जयपुर मिलता है, कहीं उदयपुर मिलता है, जैसलमेर मिलता है, ये हल्दी की रंग मिलता है, ये राजस्थान की मिट्टी हल्दी घाटी की मिट्टी है, तो ये राजस्थान की जाली मिलता है। कहीं इस प्रकार की ब्लैक स्पॉट में कैसे राजस्थान की वाटर मैनेजमेंट ग्लोबल वाटर मैनेजमेंट के मॉडल है। इतने विषम परिस्थिति में मनुष्य सभ्यता कैसे टिका रहा, रेगिस्तान में भी मनुष्य सभ्यता कैसे टिका रहा, जिसकी सक्सेसफुल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के प्रैक्टिशनर प्रोफेसर सब राजस्थान के लोग हैं। उसी के अंदर आप एक जंगल धीरे धीरे खड़ा कर रहे हो। मेरे को आपने सौभाग्य दिया आज एक सिंदूर की पेड़ लगाने के लिए। इस बार तो सिंदूर देश की स्वाभिमान की अभी प्रतीक बने। हमारी सभ्यता में सिंदूर माताओं की, बहनों की गौरव की प्रतीक है, पुरुषार्थ की प्रतीक है। देश ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर, देश की सेना शक्ति, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व ऑपरेशन सिंदूर को करके एक नई ऊंचाई खड़ा किया है देश के लिए। मेरे पास सिंदूर पेड़ लगाने के अवसर मिला है। मैं आपकी इस कैंपस की नेट जीरो कंसेप्ट समझ रहा हूं। मैं आपकी इस कैंपस की 2 मेगावाट की सोलर एनर्जी की बारे में समझ रहा हूं। इसीलिए मित्रों, मैं आप सभी विद्यार्थियों को आग्रह करूंगा, आप सिर्फ क्लासरूम तक सीमित मत रहिए। ऐसा आप रहते भी नहीं होंगे, मेरे कहने से नहीं करते कुछ फर्क नहीं होता। आप जो करना चाहते हो करते होंगे, यहाँ मत बताना, हम भी नहीं बताएंगे। मैं भी करूँगा, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स आया हूँ, मैं आपके बारे में लगभग जानता नहीं। करते रहिए, यही तो युवाओं की चरित्र है, गुण है। लेकिन मर्यादा में करिए, सब अच्छा रहेगा। और मैं एक विषय को निवेदन करने के लिए आपके सामने आई हूँ। मैं प्रोफेसर शर्मा को कह रहा था कि क्या हम सिर्फ किताबी लोग बनाएंगे क्या? मेरे को कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं किया आपने जब कहा कि हमारी हाईएस्ट पे स्केल 80 लाख का 1 करोड़। अरे ये कोई मजेदार बात है। आपने कहा कि मिनिमम 8 लाख हमको मिल ही जाता है। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब्दुल कलाम जी इतने बड़े वैज्ञानिक बने, शायद उनको पहला उनकी जो जॉब आया हुआ तो 8 लाख रुपया नहीं मिला। या कस्तूरी जी जो हमको और आपको काफी प्रभावित करते हैं, उनको या हमारे पूज्य स्वर्गीय सीनियर पाई साहब की एनुअल इनकम 8 लाख नहीं हुआ। ये सब बड़ी चीज की है। अगर सीनियर पाए माधव पाए जी, अब सोचिए 50s में पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाया, कोई प्रॉफिट के लिए तो नहीं बनाया हमने। शायद और कुछ करते तो ज्यादा रिटर्न मिलता। समाज में आजाद भारत में ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए, इसलिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया। अब्दुल कलाम जिंदगी में अपने बारे में सोचते हैं तो भारत की इसरो की यह प्रगति नहीं होता, डीआरडीओ की प्रगति नहीं होता। देश के इतने नौजवान उनको आदर्श नहीं मानते। कस्तूरी रंगन अगर अपने बारे में सोचते तब आज देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया वो नहीं हो पाता। इसलिए मित्रों, मैं युवा सत्र में मुझे पूछना चाहता हूं, डू यू वांट टू become a job seeker or a job creator? मैं आपको ही प्रश्न पूछा, युवा है कि नहीं आज स्टूडेंट? फैकल्टी में तो अभी हमारा नया स्टार्टअप पॉलिसी में जॉब क्रिएटर भी बन सकता है, आप मिला के दे सकते हो। आप जॉब सीकर होना चाहते हो या जॉब क्रिएटर होना चाहते हो? तो 1 करोड़ की तनख्वाह में संतुष्टि होने से हो जाएगा?
मैं 10 साल आपको समय देता हूं। 10 साल के बाद राजस्थान की सभी मौलिक समस्या का, यहां पीने की पानी की चुनौती है, रेगिस्तान में अनेक सॉल्ट है। अगर इजराइल अपने रेगिस्तान में ड्रिप इरिगेशन करके वहां का एग्री प्रोडक्टिविटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड से ऊपर किया है, हम क्यों नहीं कर सकते? गंगा नहर पानी तो आ ही है। यहां की नॉलेज पूल, देखिए भारत की पैसा कहां है? राजधानियों के पास तो ही है। सारे अग्रवाल, गोयल, जैन यही तो है। स्टैनफोर्ड का इतिहास है। ये जो सिलिकॉन वैली बना है, सिलिकॉन वैली स्टैनफोर्ड के आधार पर बनी। दशकों पहले स्टैनफोर्ड की कुछ नई विद्यार्थी सोचे हम नौकरी नहीं करेंगे। मैं आपको आज उसकाने आया हूं कि नौकरी के पीछे मत जाना। पिताजी को थोड़ा और झूठ बोल देना, पढ़ाई खत्म नहीं हुआ। मित्रों, स्टैनफोर्ड में जो आइडिया बना अपने क्लासरूम पे, कॉलेज की गलियारों में, प्लेग्राउंड पे, लाइब्रेरी हॉल में, ये आइडिया धीरे धीरे स्टार्टअप की जन्म लिया, यूनिकॉर्न की ओर गया। और वहां एक रूरल एम्बियंस के अंदर एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी तीनों की कॉकटेल में एक नया नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना। क्यों ना हमारा मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर आने वाले दिनों में भारत की, कम से कम नॉर्थ इंडिया की, राजस्थान की प्रॉब्लम पेपर्स को, आप लैबोरेटरी में केस स्टडी प्लान रिसर्च करते हो, लाइब्रेरी में केस स्टडी पढ़ते हो, लैबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करते हो। समाज एक लैबोरेटरी है। यहाँ की दारिद्रता, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यहाँ के लोगों की कैरेक्टर, यहाँ के लोगों की साहस, यहाँ के लोगों की नैतिकता, ये सब समाज के अंदर। क्यों ना हम नई भारत, आप डेवलप इंडिया में क्या करने वाले? ये 1 करोड़ रुपया की नौकरी के पीछे में जाने से हम तो नौकर ही बन जाएंगे। पिछले दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी था, आज तो ग्लोबल कंपनी आएगा। उसमें हमारे देश का क्या होगा? हम कब ग्लोबल कंपनी बनेंगे? जब एक समय था भारत ग्लोबल जीडीपी की 25 से 35% तक कंट्रीब्यूटर था। आज हम नगण्य स्थिति में, उसके बावजूद हम 4th नंबर की इकोनॉमी बन गई, आपके कारण बने। तो मूल तो ये एक एकेडमिक यूनिवर्सिटी अभी तक है। ये धीरे धीरे रिसर्च यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ रहा है। 10 साल में काफी अच्छा प्रगति हुई है। इसको धीरे धीरे इनोवेशन यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करिए। एकेडमिक, रिसर्च और इनोवेशन, लक्ष्य इनोवेशन है, नेशनल प्रायोरिटीज है। हमारे देश में खेती लाभदायी हो नहीं पा रहा है। हम दुगनी इनकम की बात कह रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस ये अवसर दे रहा है, ये सोचने के लिए मौका दे रहा है क्या क्या हम अपनी उपजाऊ जमीन पे कम पानी में ग्लोबल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूस करेंगे। अभी मेरे को सूरज जब मैंने उतरा, मेरे को साथियों ने कहा कि अंग्रेजों की जमाने में जो उइली जीप बनती थी, आज भी उसकी मेंटेनेंस पॉइंट राजस्थान की रिंगस में। राजस्थान के हर एक जिले में अपनी अपनी हुनर है। राजस्थान के पास वेंचर कैपिटलिस्ट भरे पड़े हैं, एंजल इन्वेस्टर बड़े भरे पड़े हैं। अगर हम इसको एक इको सिस्टम बना पाएंगे, तब हम अपनी जिंदगी को सार्थक कर पाएंगे। हम अपने इंस्टीट्यूशंस की गौरव बढ़ाएंगे, हम अपने इस जयपुर की गौरव बढ़ाएंगे, हम राजस्थान की गौरव बढ़ाएंगे, हम हमारे देश की गौरव बढ़ाएंगे। हम दुनिया की समस्या का समाधान का प्रयोग हम इसी इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। ये मेरे को भरोसा है और आप कर पाओगे।
आप प्रभावशाली हो, आप मणिपाल जैसे एक अच्छे संस्था में पहुंचे हो। मैं आज की लेक्चर हल की इस शुभ अवसर पे बहुत जिम्मेवारी के साथ में वक्तव्य दे रहा हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति धीरे धीरे अपना प्रभाव डालना शुरू किया है। कल ही विश्व की एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी क्यूएस रैंकिंग जो करते हैं, जो 2014 में भारत में सिर्फ प्रमुख विश्व की 500 की कैटेगरी में भारत में सिर्फ 11 इंस्टीट्यूशन थे। 14 में सिर्फ 11 यूनिवर्सिटीज थे। आज पिछले साल 46 यूनिवर्सिटी थे। इस बार जो यूएस रैंकिंग 26 की जब आया है फोरकास्ट, उसमें ये संख्या बढ़कर 53 हो गया। तो भारत आज विश्व की शिक्षा की डेस्टिनेशन बन रहा है। 21वीं सदी एक ज्ञान आधारित सदी होगा। इकोनॉमी ऑफ 21st century will be on knowledge basis. The knowledge based new economy is emerging. इसको भारत युवाओं की देश है। विश्व की आवश्यकता को हम ही को ही पूरा करना है। ज्ञान के आधार पे कमोडिटी प्रोडक्शन में, आइडिया प्रोडक्शन में, नॉलेज में। मैं आप सभी को पुनः शुभेच्छा देता हूं। मैं पिछले कई घंटों से प्रभावित हुई यूनिवर्सिटी की सोच के कारण, आइडिया के कारण, कल्चर के कारण आप एक इनोवेशन यूनिवर्सिटी बनो। इसी शुभेच्छा के साथ फिर आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।